बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट है आखिर उसमें गलती किसकी है, यानी जो उसमें मानवता का हरण हो रहा है, मानवता पर अत्याचार हो रहा है, उसमें गलती यूक्रेन की है या रूस की है या नाटो देशों या अमेरिका की है। अमेरिका का इसमें क्या स्थायित्व है या अमेरिका का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम आपको बता दें कि जो रूस है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर हुआ करता था। इसका विघटन कब हुआ? इसका विघटन हुआ था हमारा यूएसएसआर का 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। तब तक यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था। जब इसका विभाजन 1991 में हुआ तब यूएसएसआर के 15 पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए? 15 देश इससे बनते हैं। किससे? यूएसएसआर से, जिनमें से यूक्रेन, बेलारूस, हमारा बहुत सारे देश हैं, रशिया, ये सारे 15 देश इनसे मिलकर बनते हैं। तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी इन्हीं के रशिया के पार्ट थे, यूएसएस के ही पार्ट थे। इनका विघटन होने के बाद 1991 में ये 15 देशों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है। इसमें विभाजन में सबसे बड़ा रोल रहा था एक देश जिसको आप जानते हो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है वो पूंजीवादी देश है। कैसा? पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देश है। लेकिन यूएस जो हो गया हमारा पूंजीवादी देश हो गया। लेकिन हम बात करें रसिया की, तो रसिया एक साम्यवादी देश है। कैसा देश है? एक साम्यवादी देश है। अब लड़ाई यूक्रेन और रसिया में किस बात को होकर हो रही है, क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं जो रसिया है, रसिया से यूएसएसआर से मेरा विभाजन हुआ था, मैंने आपको बताया था 1991 से हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1945 से 1991 तक अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच कोल्ड युद्ध चला, शीत युद्ध चला, इतने वर्ष तक चला। उसके बाद ही 1991 में रूस में आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, खराब हो गई, जिसके कारण इसके विभाजन हो गया। और इसमें ज्यादा विभाजन करने में जो हाथ है वो किसका है? यूएस का है, अमेरिका का है और नाटो देशों का है। किसका है? नाटो देशों का। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी भाई? 1949 में। लेकिन मुद्दा ये है कि लड़ाई किस बात को लेकर है, आखिर रूस और यूक्रेन आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा यूक्रेन। देखो ये आपको जो येलो में दिखाई दे रहा है ये आपका है यूक्रेन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, भगवा कलर में, वो है रशिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बेलारूस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका इलाका है ये 2014 में क्या हुआ था, इसमें अलगाववाद बहुत था। मतलब ये रूस की सीमा के पास आता है। किसकी सीमा के पास आता है? रसिया की सीमा के पास आता है। तो जब ये रसिया की सीमा के पास आता है तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर अलगाववादी की इस यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? 2014 में इनके बीच जो रसिया उसके यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, अलगाववादियों के बीच संधि हुई कि जहां जहां तक अलगाववाद है वहां इनके सांसद सरकारें चल सकती हैं। लेकिन ये बात रूस को सही नहीं लगी। तो उन्होंने क्या काम किया? 2014 में इस पर एरिया पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया भाई? इस एरिया पर कब्जा कर लिया। और आज भी यहाँ पर रसिया ही कब्जा किए हुए है। कौन किया कब्जा किए हुए? रसिया ही कब्जा किए हुए हैं। लेकिन अब यूक्रेन को यह भली भांति पता है कि यूक्रेन रसिया के साथ कहीं नहीं टिकता, ना ही व्हीकल्स में, ना ही सैनिकों में, नहीं किसी भी चीज में कहीं भी नहीं टिकता। तो मैं ये आपको दिखाऊं, देखो अगर इसमें मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो कितने हैं? मात्र 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। जबकि रसिया के पास कितने हैं भाई? रसिया के पास है 544 अटैक हेलीकॉप्टर। कितने? 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। आगे अगर मैं बात करूं, रसिया के पास लड़ाकू विमान जो है वो कितने हैं? 98 लड़ाकू विमान है,
जबकि रसिया यानी रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। कितने? 1511 लड़ाकू विमान हैं। आगे अगर मैं बात करूं रसिया की, तो रसिया के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां कितनी है भाई? रसिया के पास है 30,122, जबकि यूक्रेन के पास है 12,303। कितनी है? 12,330। अगर हम इनके सैनिकों के बारे में बात करें तो यूक्रेन के पास मात्र 11 लाख सैनिक हैं, और जबकि रसिया के पास क्या है? रसिया के पास 29 लाख सैनिक हैं। तो रसिया का मुकाबला यूक्रेन खुद तो नहीं कर सकता है, इसलिए वो चाहता है कि वो नाटो देशों के साथ मिले, जिसका विरोध कौन करता है? रूस विरोध करता है। अब क्यों करता है? इसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो यूएसए जो है यानी कि अमेरिका जो है वो रूस का जो है वो कट्टर दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इसी ने सोवियत संघ के पार्ट किए। तो इसी चीज को लेके पुतिन यूक्रेन से नाराज है और वो ये कहते हैं कि आपको नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी इसको नाटो में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि भविष्य में नहीं, वो कभी भी रूस का सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो उसे क्या फायदा मिलने वाला है? देखो क्या फायदा मिलेगा उसको नाटो में सम्मिलित होने से। देखो इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? सुनो, नाटो में यूक्रेन के साथ जो नाटो जो देश हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 30 नाटो देश हैं। कितने नाटो देश हैं भाई? 30 देश इस नाटो एक समूह है। कब बनाए? 1949 में। कब बनाया भाई? 1949 में। पहली बात तो ये कि इसका जो हेड है वो हेड कौन है? इसका हेड है ये यूएसए मतलब अमेरिका इसका हेड है। कौन? यूएसए यानी कि अमेरिका इसका हेड है। अर्थात इसमें जो 30 देश सम्मिलित हैं उनका जो सारी मिलिट्री है वो नाटो में काम करेगी। अर्थात इन 30 देशों में से अगर किसी भी देश पर कोई भी देश हमला करता है तो उससे नाटो के सारे देश उस पर हमला करेंगे, अर्थात उससे मुकाबला करेंगे। तो आगे इसमें देखो, तो इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि उसके पास ना तो इतने सैनिक हैं, ना एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, तो वो चाहता है कि वो अगर नाटो में सम्मिलित हो जाता है, वो किसमें सम्मिलित हो जाता है? अगर वो नाटो में सम्मिलित हो जाता है तो वो क्या होगा? उससे फिर रशिया से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसके साथ युद्ध करने के लिए कौन होंगे? ये 30 देश होंगे। लेकिन रूस ऐसा क्यों चाहता है कि वो अमेरिका के साथ ही नाटो देशों के साथ सम्मिलित ना हो? इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस का रसिया के पास तक पहुंच जाना। अगर यूक्रेन यदि नाटो में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी राजधानी मॉस्को से मात्र नाटो देशों की जो दूरी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 640 किलोमीटर। कितनी रह जाएगी? 640 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में वो दूरी कितनी है? वर्तमान में वो दूरी 1600 किलोमीटर है। तो रसिया ये कभी नहीं चाहेगा कि जो यूक्रेन है वो नाटो देशों में सम्मिलित हो, अर्थात नाटो देश मिलकर रसिया यानी रूस को चारों ओर से घेर ले। यही बहुत बड़ी वजह है। अब यूक्रेन मान नहीं रहा है। उसके बाद जो है और क्या कहानी रही इसमें? देखो रूस ने फिर क्या काम किया? रूस ने यूक्रेन को घेरना स्टार्ट किया। इसमें उसकी मदद किसने की भाई? बेलारूस ने मदद की। बेलारूस ने क्या मदद की? बेलारूस ने भी इसको इस साइड से कवर किया। किसको? यूक्रेन को। दूसरे इस साइड से कवर किया रूस ने। मैंने आपको बताया ना कि ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये पहले से ही रसिया के कब्जे में है। लेकिन कब से? 2014 से। कब से? 2014 से ही ये रसिया के कब्जे में है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अब इस वाले पार्ट पर भी रसिया जो है वो कब्जा करना चाहता है। अब तक रसिया की जो आर्मी है वो लगभग इतने एरिया में फैल चुकी है। तो आगे जो कहानी है वो देखो आगे क्या है। रसिया ने यहाँ पर लगभग 1,25,000 सैनिकों को यहाँ पर भेजा है। 1,25,000 सैनिकों को कार्रवाई के लिए भेजा है। लेकिन रसिया ने सबसे पहला काम क्या किया है? रसिया ने सैनिक युद्ध नहीं किया, ज्यादातर उसने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक क्या किया? उसने एयर स्ट्राइक के जरिए जो उनके सैनिक बंकर थे, सैनिक छावनी थी, ठिकाने थे, पहले एयर स्ट्राइक करके उनको तबाह किया है। उन शहरों को, बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया है, जिससे कि सैनिक जो है वो एयर स्ट्राइक ना कर सके। उनके बंकर गाड़ियों को पैराशूट के जरिए
छोड़ा गया है, सैनिकों को छोड़ा है, ठीक है, रूस ने। और देखो रूस ने क्या काम किया है, इसमें बड़ा रोल रहा इनका, ये जो है जो बाइडेन का बड़ा रोल क्या रहा। यूक्रेन को पूरा उम्मीद थी कि जो बाइडेन उनके साथ आएंगे, उनके देश के साथ आएंगे, नाटो देश का पूरा समूह उनके साथ खड़ा हुआ है। इस बात को लेकर यूक्रेन बिल्कुल आश्वासित था कि यूक्रेन के साथ जो है वो नाटो देश और अमेरिका साथ है। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ना तो नाटो देश आए और ना ही जो है कौन आया है, ना ही आए अमेरिका। लेकिन नाटो देशों ने, अमेरिका ने रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर युद्ध किया गया है उसका विरोध तो किया है, लेकिन ये विरोध ज्यादा समय तक चलेगा ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? सुन लो, मैं आपको बता दूं इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये जो देश है, कौन से देश है भाई, जो नाटो कंट्रीज में आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं भाई, इनके बारे में जान लेते हैं। नाटो जो देश में आते हैं, जो हमारे यूरोप के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं भाई, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमिया, ये जो देश हैं इनमें क्या है कि इनको जो रूस है वो गैस की 1/3 सप्लाई कौन करता है, रसिया करता है। कौन करता है भाई, इन देशों को 1/3 गैस की अगर सप्लाई कोई करता है तो वो अकेला रसिया करता है। अगर ये रसिया के विरोध में जाएंगे तो यहाँ पर जो गैस और बिजली की जो डिमांड है, जो भाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, इन देशों में महंगाई चरम पर होगी। क्या होगा भाई, इन देशों में महंगाई चरम पर होगी और जनता, जो यहाँ की जो जनता है बड़ी साम्यवादी नीति वाली जनता है, वो क्या काम करेगी, इन देशों की सरकारों तक को गिरा देती है। क्या कर देती है, छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार तक को गिरा देती है। इसीलिए ये देश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इससे इनके देश पर भी फर्क पड़े। फिलहाल इन नाटो देशों ने क्या काम किया है, रूस के जो फेवर में नहीं है, रूस के खिलाफ है, उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, अपनी स्पीच वगैरह अपने मुद्दे भी रख रहे हैं, लेकिन कब तक रहेगा ये अभी नहीं है। दूसरी बात आती है कि इस चीज को लेकर जो दुनिया है वो 2 ध्रुवों में बट चुकी है। किन ध्रुवों में बट चुकी है भाई, इधर जो हम बात कर लेते हैं, इधर तो ये आ गए नाटो देश है और बहुत सारे देश हैं। दूसरी तरफ भारत किसका पक्ष लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत रसिया के साथ जाएगा या अमेरिका के साथ जाएगा भाई कुछ दिनों से, जो नए कुछ दिनों में बात की जाए ट्रंप के साथ से, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अर्थात सीधा हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो तेजी के साथ क्लोज होता जा रहा है अमेरिका के। लेकिन बात करें रसिया की, तो रसिया भारत का पुराना मित्र है, भारत उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है वक्त पर। लेकिन बात यहाँ पर चाइना की है, क्योंकि चाइना भी महान शक्ति है और उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इस युद्ध में। तो चाइना सीधे रूस के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती है, एक तरफ नाटो देश, दूसरी तरफ दूसरी तरफ रसिया, चाइना, ईरान किसके भाई, ईरान की अगर बात देखी जाए तो ईरान और अमेरिका की बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो ईरान सीधे किसके साथ जाएगा, रसिया और चीन के साथ जाएगा। और अगर वो जाता है तो फिर उधर उत्तरी कोरिया और अमेरिका का विवाद है, यानी पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ती नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये मानवता के लिए बहुत ही भयंकर त्रासदी के रूप में होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, तो हो सकता है कि पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। अब देखो इसके परिणाम क्या हो रहे हैं युद्ध के, देखो परिणाम कितने भयानक हैं। देखो मिसाइल हमलों में जो मानवता है, घर जहां पर पहले खुशहाली थी, जिंदगियां अच्छे से पल रही थी, लोगों का कारोबार चल रहा था, वहां पर अब विनाश के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो ये तुम्हें दिख रही होगी बिल्डिंग्स बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई हॉलीवुड पिक्चर का कोई भूत बंगला हो, इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। दूसरा देखो ये बिल्डिंग कितनी आलीशान बिल्डिंग थी, ये भी रसिया हमले में निस्तो नाबूद हो गई। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। देखो ये बिल्डिंग, ये दूसरा, ये हम जानते हैं कि रसिया का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा यूक्रेन। बात यहाँ पर आई, वही चीज मैंने आपको बताई, सैनिक कितने हैं भाई, यहाँ पर रसिया के पास 29 लाख है, इनके पास 11 लाख है, फाइटर प्लेन इतने हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, बख्तरबंद गाड़ियां हो गई। तोफ की बात करें तो 7571 है और इनके पास 2040 है। बात अगर परमाणु बमों की जाए तो दुनिया में सबसे अधिक परमाणु बम भी रसिया के पास ही हैं। तो अगर
परमाणु युद्ध होता है तो भी परमाणु संपन्न कंट्री है रशिया, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मानवता को बहुत ज़्यादा समस्या होगी, इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। आगे अगर देखा जाए तो देखो युद्ध के नुकसान क्या है। देखो युद्ध से नुकसान क्या है, युद्ध से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। युद्ध से आज तक कोई भी लड़ाई के बाद, किसी भी चीज के बाद अपार कष्ट होता है लोगों को, आपसी द्वेष बढ़ जाता है ना, अपार कष्ट होता है, आपसी द्वेष बढ़ जाते हैं, अन्य राज्य देशों के लिए बुरी छवि बनता है। कोई भी देश है अगर वो युद्ध करता है तो उन अन्य राज्यों के लिए बुरी छवि बनता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार गलतियां करता है, आतंकवाद को पालता है, तो इसीलिए दुनिया में इसकी छवि भी बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो छवि खराब होती है। तो यहाँ से बात करें, आम लोगों के मन में जो भय बैठ जाता है, किसको लेकर, अपने जीवन यापन के लिए क्या बैठ जाता है, भय बैठ जाता है। दूसरा, परिवार बिखर जाता है, जहां पर एक परिवार होता है वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, अराजकता फैल जाती है। विस्फोटक पदार्थों से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी बीमारियां होंगी, स्किन से रिलेटेड होंगी, स्किन कैंसर होंगी। ठीक है, खुद ये तुम्हारी जो बीमारियां होती हैं स्किन पर, ये फफोले वगैरह। ठीक है, देखो युद्ध से आज तक कभी किसी को, देखो युद्ध से केवल विनाश होता है, इंसान जीत कर भी हार जाता है। केवल विनाश होता है, इंसान जीत जाता है लेकिन मानवता हार जाती है, मानवता बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन शांति और भाईचारे से देश जीत जाते हैं, दिल जीते जाते हैं। तो युद्ध अगर ना हो तो अच्छी बात है, जल्दी खत्म हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम आपको बता रहे हैं, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। बाद में भी संधि होंगी या फिर यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, रशिया चलाएगा, कोई भी मसले का हल नहीं है। इतिहास गवाह है, आज तक युद्ध करने वालों कुछ क्षेत्र पर कब्जा तो कर चुके हैं लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, सिर्फ मानवता को उसको नुकसान हुआ है, निर्दोष जनता को नुकसान होता है, कई देश पीछे चले जाते हैं। इसीलिए युद्ध से जितना हो सके बचना चाहिए और यही गुजारिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है वो युद्ध वो समाप्त हो, बंद हो और मानवता जो पहले वहाँ पर जी रहे थे लोग, जिस हिसाब से वहाँ पर जीवन यापन था, जैसे पहले था वैसी चीज़ें लौटे, यही मैं चाहूँगा। तो युद्ध भी किसी भी मसले का हल नहीं है। ये जो खौफनाक मंजर है, जो वीडियो हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति सेना की वर्दी पहनकर लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो एक गर्व की बात है, लेकिन उससे कितनी सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। ठीक है, तो यही रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जो युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, बस मानवता को नुकसान होगा और युद्ध को जितना हो सके उसको कम जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। धन्यवाद।